अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर फिजिक्स से एसी जनरेटर, चैप्टर नंबर 15 से एसी जनरेटर। तो बच्चों, एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे कि एक एसी जनरेटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, वो कैसे बनता है और फिर किस तरह से वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो इस पूरे चैप्टर में हमने उस पर काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये बड़ा सिंपल लॉ है। अगर किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो उस कंडक्टर में एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, उस इंड्यूस ईएमएफ से एक इंड्यूस करंट आता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसके ऊपर ये बेस करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन भी, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर देखा जाए तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कनकेव शेप पोल्स आपको नज़र आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये कनकेव शेप इसलिए लिए हैं हमने ताकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी है। ठीक है, ABCDA, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। आप इसको यूं समझ सकते हैं जैसे 4 वायर्स हैं और उन 4 वायर्स को हमने आपस में इस तरह से जोड़ा है कि वो क्या बन गई है, एक रेक्टेंगल बन गई है। हालांकि ये है एक कॉइल, लेकिन ऑब्वियसली ये कॉइल कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। तो आप इसकी साइडों को समझ सकते हैं अलग अलग से। आप यूं समझ सकते हैं कि इसकी हर साइड एक कंडक्टर है, इसकी हर साइड एक वायर है, एक अलग वायर है, और इन 4 वायर्स को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास ये कॉइल बन गई। अच्छा, ऐसा समझना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा समझने से हमें इसको अंडरस्टैंड करने में, इसका जो ऑपरेशन है उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आगे चल के हम इसको देखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया जी, इसका जो एक एंड है कॉइल का, उस एंड पर हमने कोई मैकेनिकल सोर्स अटैच करना है, कोई ऐसा सोर्स जो इसको घुमाए, इस कॉइल को घुमाए इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब कॉइल घूमेगा तो कॉइल में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, यहां पर नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ उनकी डायरेक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद जो कॉइल का दूसरा एंड है, दूसरा एंड हमने कनेक्ट किया हुआ है 2 स्लिप रिंग्स के साथ। तो ये हमारे पास 2 स्लिप रिंग्स हैं, ये रिंग R है और ये रिंग R प्राइम है। इन रिंग्स के साथ हमने कार्बन ब्रशेज रखे हुए हैं। ये कार्बन ब्रशेज स्टेशनरी है, ये मूव नहीं करते, लेकिन ये रिंग जो है जब कॉइल रोटेट करती है तो ये रिंग भी उसके साथ इस तरह से रोटेट करते हैं। ये वाला रिंग भी रोटेट करता है, लेकिन कार्बन ब्रशेज जो है ये फिक्स्ड हैं, स्टेशनरी हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं इस रिंग को रोटेट करने में। ठीक है, इन कार्बन ब्रशेज के साथ हमने ये करंट लीड्स अटैच किए हुए हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यही इसका सबसे बड़ी ब्यूटी है, यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन से ये हमें काम करके देता है। अब करता क्या है ये, जब हम इस कॉइल को घुमाते हैं तो वहाँ पर हमने कोई ना कोई मैकेनिकल सोर्स अटैच किया हुआ है जो इस कॉइल को घुमाता है। मसलन टरबाइन आपने लगाई है, कुछ और लगाया हुआ है, तो वो जो मैकेनिकल सोर्स इसको घुमाता है उसकी मैकेनिकल एनर्जी को ये कॉइल किस में कन्वर्ट कर देती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो अभी हमने समझना है कि ये काम किस तरह से करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसका ऑपरेशन क्या है। तो अभी ज़रा हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। वर्किंग को समझने के लिए आपको मोशनल ईएमएफ वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा से अपने जहन में लाना होगा। हमने इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, यानी कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, ठीक है, तो उस कंडक्टर में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर में एक ईएमएफ आता है जिसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो जब भी कोई कंडक्टर मूव करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो कंडक्टर के मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कंडक्टर के मोशन की वजह से जो ईएमएफ आता है उस इंड्यूस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। अब जैसा मैंने आपको समझाया कि आप कंसिडर कर लें कि ये चारों साइडें जो हैं वो वायर्स हैं। ये एक वर्टिकल वायर है, ये दूसरी वर्टिकल वायर है, ये हॉरिजॉन्टल वायर है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल वायर है। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, अभी मैं आपको कॉइल भी दिखाता हूँ जी, ये देखें जी, ये हमारे पास कॉइल है बिल्कुल ऐसे जैसे ये कॉइल है। ये देखें जी, साइड A, B और C, D। तो इस कॉइल में भी आप देखें साइड A, B और C, D।
ये कॉइल रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाली साइड जो है, इस साइड को आप एक वायर समझें, एक अलग वायर समझें, ठीक है। तो ये वाली वायर की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप यूं समझें कि जैसे ये कंडक्टर जो है, ये वायर जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इस तरह के, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाली साइड जो है, इसको भी एक वायर समझें, इसको भी एक कंडक्टर समझें। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये वाली साइड जो है, ये भी रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि ये वायर भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, ये वाली वायर भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है। अब इनके रोटेट करने से इस साइड का क्या कंट्रीब्यूशन होगा करंट में, इस साइड का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इसका क्या होगा, और किस साइड का कंट्रीब्यूशन होगा, किसका नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमने जनरेटर का एक सिंपल मॉडल बनाया है। ज़रा उस मॉडल को हम समझ लेते हैं। उस मॉडल से हमें इसका जो ऑपरेशन है, इसकी जो वर्किंग है, उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए ज़रा हम इसके मॉडल को देख लेते हैं जी। तो अब हम आ गए हैं अपने मॉडल की तरफ, ठीक है। इस मॉडल की मदद से हमें समझने में बहुत मदद मिलेगी कि जनरेटर में किस तरह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इस कॉइल की कौन सी साइड जो हैं वो करंट में कंट्रीब्यूट करती हैं और कौन सी साइड नहीं करती, और जो साइड्स नहीं करती वो कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करती। तो इसको समझने के लिए ये देखें जी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है। इसको एक्चुअली हमें दूसरी तरह से रखना चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए मैंने इसको ज़रा वर्टिकल पोजीशन में खड़ा कर दिया ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये आपको सही तरह से क्लियर नज़र आ सकें, ठीक है। ये आपके सामने साइड सी डी है जो कि नॉर्थ पोल को फेस कर रही है इस वक्त, और साइड ए बी जो है ये साउथ पोल को फेस कर रही है। हमने अपनी कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करना है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। और ये जो ग्रीन एरो आपको नज़र आ रहा है, ये इस साइड की वेलोसिटी है, साइड सी डी की वेलोसिटी है। अगर साइड सी डी की वेलोसिटी इस तरह से है तो जो साइड ए बी है इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, साइड ए बी की वेलोसिटी इस तरह से होगी, यूं करके, ठीक है। तो साइड ए बी की वेलोसिटी हमारे पास ऐसे होगी, ठीक है, यानी कि इस वेलोसिटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट, क्योंकि कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है ना, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ ए की साइड की वेलोसिटी को लेते हैं और उससे हमें समझने में हेल्प किस तरह से मिलती है, ज़रा इसको देखते हैं। अच्छा देखें, जब कॉइल को हम यहाँ रख के अलॉन्ग जी एक्सिस रोटेट करवाएंगे, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये बता रहा है कि ये साइड जो है ये किस तरह से यूं करके रोटेट कर रही है। तो एक्चुअली इस साइड के अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं उन चार्जेस की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये एरो यहाँ पर बना दिया है। अब आप सिर्फ एक साइड को डिस्कस करें, साइड सी डी को, सिर्फ एक साइड को डिस्कस करते हैं। जो साइड सी डी है इसको आप एक वर्टिकल वायर समझें, एक वर्टिकल वायर है इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूं करके मूव करेगी। अभी देखें, ये वायर, ये कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, और लेट सपोज इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, ज़रा मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। इस पोजीशन के ऊपर देखते हैं कि इस वायर के अंदर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है या नहीं लगती। तो इसको देखने के लिए ये देखें जी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पोजीशन में ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, ठीक है, और ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये रेड वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो होती है F = Q V क्रॉस B, यानी कि हमें V क्रॉस B लेना है। ये जो ग्रीन एरो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V को, और रेड एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B को। ये ग्रीन एरो इस साइड की वेलोसिटी है और रेड एरो जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप अपनी फिंगर को कर्ल करें V से B की तरफ। तो जब V से B की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब आपका होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड के अंदर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, उन पॉजिटिव चार्जेस पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि वो फोर्स इन चार्जेस को पुश करेगी ऊपर की जानिब। तो ये चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे, माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे ऊपर की तरफ। तो इस वायर के अंदर, इस साइड के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जो चार्जेस के मोशन की डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि ये जो साइड सी डी है, साइड सी डी में अपवर्ड डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा।
अब अगर इस साइड में करंट अपवर्ड है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक ये वाली साइड, जो साइड ए बी है, इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे आउटवर्ड है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये है, तो इस साइड की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, वो इस तरह से है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो फोर्स भी ऑपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस साइड पर अगर फोर्स चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, तो इस साइड पर जो फोर्स होगी वो पॉजिटिव चार्जेस को नीचे की तरफ पुश करेगी। तो इस साइड में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस साइड में जो इंड्यूस करंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। करंट क्यों होगा? क्योंकि चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे। अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो क्या होगा? करंट होगा, क्योंकि चार्जेस के फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं। तो इस साइड में करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, और इस साइड में करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि साइड सी डी और साइड ए बी, ये दोनों साइड्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन दोनों साइड्स में करंट है। और करंट किस वजह से होता है? जाहिर बात है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से होता है। इसका मतलब है कि ये साइड भी मोशनल ईएमएफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, और ये वाली साइड भी मोशनल ईएमएफ में कंट्रीब्यूट कर रही है। अब जरा हम दूसरी दो साइडों को देख लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं। ये वाली साइड, साइड ए डी या डी ए, और ये वाली साइड बी सी। अब ये दोनों साइड्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं या नहीं कर रही, जरा इनको देखते हैं। ठीक है, अब ये वाली साइड जब हम रोटेट करेंगे यूं करके, तो ये वाली साइड की जो वेलोसिटी है यही होगी जो ये वाली वेलोसिटी है, जो ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन है, क्योंकि ये साइड भी देखें, अगर आप गौर करें, ठीक है, तो ये साइड भी ऐसे ही रोटेट कर रही है। ठीक है, तो वही राइट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा? v, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? v, और b हमारा किधर को है? b हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आप v से b की तरफ इसको घुमाएं तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी? अपवर्ड। इसका मतलब है कि इस साइड के अंदर जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस पर भी जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन इस साइड पर, इस वायर के अंदर जो चार्जेस हैं, उनको अपवर्ड फोर्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर फोर्स अलोंग द साइड होगी ना तो वो चार्जेस को पुश करेगी और चार्जेस इसके अंदर मूव कर सकेंगे, जिस तरह इस साइड के साथ हुआ था। इस साइड में जो फोर्स थी वो अलोंग द इस साइड थी, यूं करके थी, जिसने चार्जेस को पुश किया और चार्जेस ने माइग्रेट किया ऊपर की जानब। ठीक है, इस वायर में या इस कंडक्टर में जो फोर्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स का इसके अंदर जो मौजूद चार्जेस हैं उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनको फायदा तभी होगा अगर फोर्स अलोंग द साइड हो। अगर फोर्स अलोंग द साइड होगी तो वो चार्जेस को पुश करेगी, लेकिन यहाँ फोर्स अलोंग द साइड नहीं है, बल्कि फोर्स यूं अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो इस साइड में जो चार्जेस हैं उनको फोर्स पुश नहीं करेगी। अगर फोर्स पुश नहीं करेगी तो चार्जेस मूव भी नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि साइड ए डी या डी ए और साइड बी सी, ये दोनों साइड्स मोशनल ईएमएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, जबकि साइड सी डी और साइड ए बी ये दोनों मोशनल ईएमएफ में कंट्रीब्यूट करेंगी। अब इनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से हम जमा करेंगे और ईएमएफ और करंट कैसे निकालेंगे, तो दोबारा हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने ये मॉडल में देखा कि हमारी साइड ए बी और सी डी, इन दोनों साइड्स में करंट था। इसका मतलब है कि ये दोनों मोशनल ईएमएफ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला है उसके मुताबिक मोशनल ईएमएफ हमारे पास होता है VBL साइन ऑफ थीटा। अभी देखें, साइड सी डी जो है इसका मोशनल ईएमएफ क्या आएगा? VBL साइन थीटा। और साइड ए बी का अगर हम निकाल लें तो साइड ए बी का मोशनल ईएमएफ भी VBL साइन थीटा ही आएगा। और हमने ये भी देखा कि हमारी साइड ए डी, यानी कि ये वाली साइड ए डी और साइड बी सी, ये दोनों साइड्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रही मोशनल ईएमएफ में। इसका मतलब है कि मोशनल ईएमएफ ड्यू टू साइड बी सी एंड मोशनल ईएमएफ ड्यू टू साइड ए डी, ये दोनों क्या है? ज़ीरो है। अब अगर हम टोटल मोशनल ईएमएफ निकालें तो बड़ा सिंपल है, इन सारे मोशनल ईएमएफ को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल मोशनल ईएमएफ आएगा, इसको और ये सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2VBL साइन ऑफ थीटा, क्योंकि VBL प्लस VBL 2VBL साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास टोटल मोशनल ईएमएफ आ गया, जो इस कॉइल की, जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल की चारों साइड्स की वजह से आ रहा है। ठीक है जी, अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि V बराबर होता है R ओमेगा के। तो यहां पर जो V आपको नजर आ रहा है,
अगर हम इस v की जगह r ओमेगा पुट कर दें, ठीक है, और ये b l साइन थीटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो 2r है, ये 2r क्या चीज़ है, ये जो 2r है ये क्या है, तो ये देखें, ये हमारी कॉइल का लेट सपोज कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या इस कॉइल का सेंटर है। इस कॉइल के सेंटर से ये वाली जो वायर है, इस वायर तक जो डिस्टेंस है दैट इज r, इसी तरह से ये डिस्टेंस भी r है। अगर हम इन दोनों को जमा करें r प्लस r, तो ये इस कॉइल की विड्थ बन रही है। इसका मतलब है कि 2r जो है ये इस कॉइल की विड्थ है और l इस कॉइल की लेंथ है, l इस कॉइल की लेंथ है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिख लूँ, मैं इसको लिख लूँ 2rl और साथ में ओमेगा b और साइन ऑफ थीटा। तो देखें 2rl ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया एरिया। 2rl इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल। तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एरिया, ठीक है जी, ओमेगा a b और साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहां पर हमने सिर्फ एक एक वायर कंसिडर की है, ठीक है, हर साइड को हमने एक वायर या एक कंडक्टर कंसिडर किया है। लेकिन अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, बहुत सारी उस कॉइल के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो वायर के, तो उस सूरत में हम यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आ जाएगा NWAB साइन ऑफ थीटा। अगर हमें मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ देखना हो तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ को ई नॉट या ई जीरो से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ कब होगा, जिस वक्त ये साइन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो साइन हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देता है, 90 पे। तो साइन 91 होगा, जब साइन 91 हो जाएगा तो मैक्सिमम ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा NWAB। अब ये जो NWAB आपको नजर आ रहा है, इस NWAB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E0 लिख सकता हूँ, और साथ में साइन थीटा वैसे ही आ गया। तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो ये है हमारा मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेटर की कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये जो थीटा है, इस थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, क्योंकि जब कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा होता है, जो कि बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहां पर हम रिप्लेस कर देते हैं इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गई है इंड्यूस ईएमएफ। अब हम इससे निकाल सकते हैं इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय आर। ये जो ई नॉट ओवर आर है, ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा आई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। तो ये है जी हमारे पास इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, और ये हमारे पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप एक चीज पे गौर करें, इंड्यूस ईएमएफ हो या इंड्यूस करंट हो, दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों डिपेंड कर रहे हैं साइन ओमेगा टी के ऊपर। ये दूसरे लफ्जों में ये हमारा जो फेज है, हमारा जो ओमेगा टी है या थीटा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि हमारी कॉइल जो है जब ये रोटेट करती है तो हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या हमारी कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है, किस एंगल पे है, तो उस एंगल पे डिपेंड करता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ भी और हमारा इंड्यूस करंट भी। तो आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा करंट जो है उसमें वेरिएशन आती है, उसमें तब्दीली आती है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा या ओमेगा टी। जी, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो हमारा करंट है, ठीक है, ये करंट अपनी डायरेक्शन को किस तरह से रिवर्स करता है, क्योंकि ये एसी जनरेटर है या एसी करंट है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, अपनी साइड को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, किस तरह से करता है। और करंट की जो मैग्नीट्यूड है कॉइल के मूव करने के साथ साथ करंट की मैग्नीट्यूड में किस तरह से चेंज आता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेशन देखना होगा करंट का जो एक्सप्रेशन है दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा जो ये 2 पाई एफ के बराबर भी होता है, तो ये जो ओमेगा टी है, ये 2 पाई एफ टी है, ये हमारा फेज है, ठीक है। ये वो एंगल है जो करंट और हमारी वो साइड जो करंट में कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, उस साइड की वेलोसिटी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, उनके दरमियान ये एंगल है। तो लेट्स सपोज कि ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, और ये जो ग्रीन एरो आपको नजर आ रहा है ये इस साइड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्ट हम कर लेते हैं इस पोजीशन से।
आप देखें हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये हमारी वेलोसिटी है इस साइड की। तो ये देखें दोनों क्या हैं, पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल क्या बनेगा, इस वक्त एंगल 0 बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 0 पुट करें एंगल की जगह, फेज की जगह, ओमेगा टी की जगह, तो करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब है कि अपनी रोटेशन के दौरान जिस वक्त कॉइल इस पोजीशन में होती है कि ये वाली वेलोसिटी, इस साइड की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, उस वक्त जो करंट हो जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, और इस पोजीशन में इस कॉइल का जो प्लेन है, अभी देख रहे हैं इस कॉइल का प्लेन ये है, कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये भी देखें। लेकिन ये एंगल हमने कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान नहीं लिया, बल्कि ये एंगल इस साइड की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लिया है। ठीक है, तो देखें जी यहां पर 0 करंट को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, तो जिस वक्त एंगल 0 है, ठीक है, उस वक्त करंट भी हमारा 0 है। उसके बाद ये कॉइल रोटेट करती है आगे की तरफ, और ये देखें जी इस वक्त आप गौर करें तो, ठीक है, ये मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं जी, ये देखें। ठीक है जी, तो स्टार्ट हमने इस पोजीशन से किया था, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वेलोसिटी थी ये क्या थी, पैरेलल थी। अब कॉइल ने 90 डिग्री तक रोटेट किया, ये देखें जी, ये कॉइल ने 90 डिग्री तक रोटेट किया। इस वक्त देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये वेलोसिटी, ये दोनों क्या हो गई, परपेंडिकुलर, तो इनके दरमियान एंगल क्या हो गया, 90। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर ओमेगा टी की जगह 90 पुट करें तो आपको पता है कि साइन 90 जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू या 1 देता है, तो हमारा जो करंट होगा वो आएगा आई नॉट इंटू साइन 90। साइन 90 1 होता है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट। इसका मतलब है कि हमारा करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये देखें जिस वक्त एंगल पाई बाय 2 है या एंगल 90 है, उस वक्त हमारा जो करंट है वो क्या है, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास है आई नॉट। क्लियर हो गया जी? जी, तो स्टार्ट हमने यहां से लिया था, ठीक है, उसके बाद हमारी कॉइल ने 90 डिग्री रोटेट किया और ये नई पोजीशन आई, तो हमारे पास करंट क्या आया, मैक्सिमम आया। अब कॉइल को फर्दर 90 डिग्री आप रोटेट करें तो कॉइल की नई पोजीशन ये होगी। अब देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं और ये वेलोसिटी वेक्टर दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। जब एंटी पैरेलल हो गए तो एंगल क्या बनेगा, 80 बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पर साइन 180, सॉरी 80 नहीं 180 बनेगा, तो यहाँ पर आप साइन 180 पुट करेंगे तो आंसर दोबारा से क्या होगा, 0। तो इस पोजीशन में आप देखें करंट दोबारा से क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, तो हम इस पोजीशन में आ चुके हैं। अभी कॉइल को फर्दर 90 डिग्री आप रोटेट करें, ठीक है, तो कॉइल की नई पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, इस वक्त आप देखें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर ये दोबारा से क्या हो चुके हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एंगल इनके दरमियान दोबारा से क्या बन रहा है, 90। लेकिन कॉइल 180 डिग्री पहले ही रोटेट कर चुकी है, तो 180 में प्लस 90 करेंगे तो क्या बनेगा, 270। तो यहां पर अगर साइन 270 पुट करेंगे तो दोबारा से आंसर साइन 270 का 1 आ जाएगा और करंट दोबारा से मैक्सिमम। लेकिन ये क्या हुआ, करंट अब दोबारा से मैक्सिमम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि करंट रिवर्स हो गया। अब ये करंट रिवर्स कैसे हो गया, देखें जब हमने स्टार्ट लिया था, हमने इस पोजीशन से स्टार्ट लिया था, उस वक्त ये वाली साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को फेस कर रही थी, ठीक है, नॉर्थ पोल को फेस कर रही थी। लेकिन जब हमने हाफ अपना रोटेशन कंप्लीट कर लिया, यहां से हमने शुरू किया, ठीक है, जब हमने अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये वाली साइड, ठीक है, जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, ये वाली साइड जिसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, ठीक है, जब कॉइल अपनी हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है तो ये वाली साइड जो थी ये इधर चली जाती है और ये वाली साइड जो है ये इधर आ जाती है। तो इस साइड में जिसमें करंट पहले अपवर्ड था, जब ये इधर आ गई तो अब इसमें करंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। और ये वाली साइड जिसमें पहले करंट डाउनवर्ड था, जब ये हाफ रोटेशन के बाद ये साइड इधर आएगी तो इसमें करंट अब क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो दोनों साइडों में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। इस वजह से यहां पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक है जी, तो हम कितना रोटेट कर चुके हैं, ठीक है जी, तो हमने स्टार्ट किया था जी यहां से 0 एंगल से, हमने ये 90 डिग्री रोटेट किया, एक और 90 किया तो 180 हो गया, एक और 90 किया तो 270 हो गया। ठीक है, एक और 90 हम करते हैं यहां से तो हमारे पास पूरा 360 हो जाएगा। तो जब एक 90 और रोटेट किया
ये एंगल 360 हो गया, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं और वेलोसिटी वेक्टर्स हैं ये दोबारा से पैरेलल हो गए, ठीक है, एंगल 360 बन गया। और साइन 360 पे भी हमें क्या आंसर देगा, 0 देगा, तो करंट हमारा दोबारा से क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये है हमारी वेरिएशन करंट की इस एंगल के साथ साथ कि जब भी कॉइल का जो एंगल है, ठीक है, कॉइल के अंदर जो कंडक्टर्स हमने सपोज किए हैं, जब उनका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज होता है तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।